नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र की पूर्वावलोकन की सीरीज भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में आपका स्वागत है। भारत का संवैधानिक विकास आपका प्रथम चैप्टर है और मैं इसके सारे क्वेश्चन कराऊंगी आज। तो चलिए देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट का भारत अधिनियम 1784, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1833। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनको शॉर्टकट में SCL बोलते हैं। HCL, एस से हाइट, सी से चैम्बर्स और एल से लिमेस्टर। तो ये भी आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये सही है। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है क्योंकि जो लेमेस्टर थे ये अन्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिष्ट का भारतीय अधिनियम 1784 में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको याद हो गई होगी, 1773 के एक्ट के तहत 1774 में हुई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये मिली थी 1813 के अधिनियम से। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी 1833 के अधिनियम से। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है, देखना है। तो एक है 1813 का चार्टर एक्ट, सही है। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद, ये भी सही है, ये हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश ट्वेंटी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि ST प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था उन्होंने। और 1833 का जो अधिनियम आएगा उसमें ये भी खत्म हो जाएगा, चाय और चीनी का भी समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया, ये आप लोगों ने अभी पढ़ा, ये सही है। अगला, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, अभी नहीं, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और बाकी समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश काउंसिल की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 सही हैं, परंतु
3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेष राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ऐसा इसमें नहीं था, आगे चल के 1858 में सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये है 1833 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 1। अगला चलिए देखते हैं अगला चैप्टर, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1892। बा से 92, बा से बजट, याद कर लीजिएगा। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। बाद में आगे चल के पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, और जो मुसलमानों के लिए की गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में की गई थी, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये 1937 में किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। जैसे कि 1773 एक्ट के तहत 1774 में वहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, उसी तरह से ये भारत का जो संघीय न्यायालय है, इसकी स्थापना 1935 अधिनियम के तहत 1937 में की गई है। अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो जो केंद्र में द्वैध शासन है वो आया है 1935 के अधिनियम से। परंतु अगर पूछे कि प्रांत में द्वैध शासन, तो प्रांत में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत आया था, और इसे 1935 में समाप्त कर दिया गया था और केंद्र लागू कर दिया गया था, केंद्र में द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा 1935, परंतु अगर प्रांत की बात करेगा तो 1919 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7, 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1, प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था सही है। हमने बताया कि प्रांत की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अगर केंद्र की बात करेगा तो 1935, तो 1 सही हो गया। 2, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये गलत है क्योंकि ये 1909 में की गई थी। 3, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर अभी हमने बताया, कितनी बार बता चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। 1919, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1919, ये समाप्त हो जाएगा 1935 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, 1919 एक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन कथनों पर विचार कीजिए? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, ये गलत है।
अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर अधिकार नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार करना है। तो चलिए देखते हैं। एक, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी है। सही है, क्योंकि पहले ये परीक्षा लंदन में होती थी और सबसे पहले ये 1854 के तहत होती 1854 में आया था अधिनियम, उसी के तहत होती थी और सत्येंद्र नाथ टैगोर सबसे पहले उन्होंने पहले भारतीय थे जिन्होंने ये परीक्षा पास की थी और उसके बाद 1919 में ये भारत में भी शुरू हो गई थी। ऑप्शन नंबर 2, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। सही है। पहले तो शुरुआत में तो अंग्रेजों का अधिक था, यूरोपियों का अधिक था, परंतु धीरे धीरे इसमें भारतीयों का प्रतिशत बढ़ता गया। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था तथा 1855 से इसे प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी प्रारंभ हो गई, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका। 13, केंद्रीय विधानसभा निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। तो इसमें जो हुआ था, एक हुआ था 1924, ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर सी सही है 1945। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रश्नगत वर्षों में वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो जो अंतिम निर्वाचन 1919 के तहत हुआ था वो 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो जो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है वो 1935। अगर पूछ ले कि पहली बार अध्यादेश का प्रयोग कब किया गया था, तो ये 1861 के अधिनियम से। आप लोगों को बहुत याद कर लेना। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 15 नंबर, यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को अभी हमने आप लोगों को बताया था कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवत्त किया गया था। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि व्यवस्था की गई थी। ये सब आप लोगों को याद कर लेना है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो 1935 से उठाई गई थी, तो ये याद कर लेना है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है काफी। तो एक बार आप लोग जाके बुक से भी पढ़ लीजिएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित है। तो ये भी 1935 के अधिनियम से उल्लिखित है। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था।
जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों एवं देसी रियासत से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। ए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो ये सही है, था। बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये गलत है। अभी आप लोग ऊपर पढ़ा, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। सी, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही है। डी, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये देखिए आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, ये भी सही है। जो दूसरा है बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, नहीं, ये गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए, ये देखो ऊपर लिखा भी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो ये 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा 1935 के तहत, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 21, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? देखिए कितना ज्यादा 1935 रिपीट हो रहा है, इसका राइट आंसर 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। 23 क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ये देश के लिए लिखित संविधान नहीं, लेकिन इस समय जब पूछा गया तो ये गलत है, ये गलत है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, सी, एक संघ की योजना पर विचार, डी, विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना, और सब सही है, ए गलत है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। आगे 24, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ये पहला ही सही है इसका। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासत, देखिए पहला सही है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग एक बार 1935 का अधिनियम किताब से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या क्या उसमें से लिया गया। एक, संघात्मक सरकार की स्थापना। 2, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। 3, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। 4, द्विसदनीय केंद्र विधानमंडल। 5, प्रांतीय शासन व्यवस्था। 6, प्रांतीय विधानमंडल। 7, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित अधिनियम में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? जिसका नाम म्यांमार है, पहले बर्मा बोलते थे, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अलग हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। देखिए 1935 के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, और 1935 के तहत ही 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया था। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर मैं आपके अगले वीडियो में लेके आऊंगी। धन्यवाद।